अब बोलिए। अब बोली जाएंगी। बच्चों ये वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर के लिए है और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पर आधारित है और इसका टॉपिक है एक्सपेक्टेड एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको इस पर वीडियो डालूंगी, लेकिन मैं नहीं डाल पाई, तो इसी संदर्भ में पाठ्यक्रम एवं भाषा पर ये वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। और ये यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में आपका इसमें टोटल मिला के 3 यूनिट है। इसमें यूनिट 1 में यूनिट 1 के 3 और सब टॉपिक हैं, इसलिए इसमें पहला टॉपिक पे ये है यूनिट 1.1 पे। अब हम बात करेंगे पहले सबसे पहले कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से कौशल होते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर देखा जाए तो 4 विभिन्न कौशल होते हैं जिनके माध्यम से अपेक्षित योग्यताओं का छात्रों में विकास किया जाता है। ये योग्यताएं हैं वो माध्यमिक स्तर से संबंधित होती हैं और इनका संबंध कक्षा 9, 10, 11, 12 से विशेष रूप से होता है। तो ये कौन कौन सी योग्यताएं हैं? पहला है सुनने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ हियरिंग। दूसरी है बोलने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। तीसरा है पढ़ने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ रीडिंग। और चौथा है लिखने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुनने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ हियरिंग। तो हियरिंग में है कि भाषा की शिक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सुनने का अर्थ होता है कि बोधपूर्वक यानी समझकर श्रवण करना। इसमें केवल ध्वनि के संकेतों को ही ना सुने कि केवल हमने ध्वनि के संकेत सुन लिए, बल्कि साथ साथ में उन संकेतों का अर्थ भी ग्रहण करना होता है। अगर देखा जाए कि भाषा के सुनने की योग्यता का विकास क्यों करना चाहिए हमें या इसकी आवश्यकता क्या होती है, तो इसकी आवश्यकता के अगर हम कारण देखें तो सबसे पहला कारण यही है, जितनी भी स्नातक की कक्षाएं होती हैं वो सभी ही भाषण पद्धति पर आधारित होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सब भाषण से पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए हमें सुनने की योग्यता का विकास करना पड़ता है बच्चों में। दूसरा है व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन से संबंधित सबसे अधिक सुनने की क्रियाएं ही करनी पड़ती हैं। श्रवण सामग्री के अगर हम प्रकार देखते हैं कि सुनने की कौन सामग्री कौन कौन प्रकार हैं, तो 2 प्रकार बताए जाते हैं, एक लिखित और दूसरा कथित। तो लिखित में पहले तो हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक सामग्री, यानी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कौन कौन सामग्री होती है। इसमें गद्यावतरण का स्वस्वर वाचन करना, कविता पाठ करना, जो पद्य होते हैं उनका, ये दोनों स्वस्वर वाचन पर आधारित होती हैं। दूसरा है पाठ पुस्तकेतर सामग्री, इसके अंदर निबंध होते हैं, निबंध और दूसरे निबंध पाठ। दूसरा है आलोचना पाठ होते हैं। और अगर दूसरा देखें लिखित के बाद में कथित, तो कथित में निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वार्तालाप। हम वार्तालाप के द्वारा दूसरों से की बातें सुनते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे परिचर्चा है, पैनल चर्चा है, दल चर्चा है, कैसी कई प्रकार चर्चाएं होती हैं जिसके माध्यम से भी सुनने का की योग्यता का हमारे अंदर विकास होता है। भाषण है, संवाद है, संवाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाक्यांश है और दूसरा एकांकी नाटक आदि है। इसके अलावा वर्णन और विवरण होता है, वो भी हमारी कथित के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से सुनने की योग्यता का विकास होता है। अब हम देखेंगे कि विषय कौन कौन सी विषय होती हैं जिनके अंतर्गत हम सुनने की योग्यता का विकास कर सकते हैं। तो सामाजिक विषय है, आर्थिक विषय है, राजनीतिक विषय है, शैक्षिक विषय हैं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित विषय हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक विषय हैं, महापुरुषों के जीवन से संबंधित विषय होते हैं और साहित्यिक विषय होते हैं तथा वैज्ञानिक विषय होते हैं। अब हम देखेंगे अपेक्षित योग्यताएं, यानी कि इन विषयों के माध्यम से बच्चों के अंदर कौन कौन सी अपेक्षित योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। तो पहला तो है बालक द्वारा सुनने में शिष्टाचार का पालन करना, जिससे बच्चे ध्यानपूर्वक और मनोयोग से सुन सकें और उनमें धैर्य का विकास हो सके। दूसरा है समान ध्वनियों या पारस्परिक अंतर को समझ में आना, यानी अगर 2 ध्वनियां हैं उनमें वास्तव में क्या अंतर है, इसको बच्चों को समझ में आना चाहिए। तीसरा बलाघात, स्वराघात, सुर के आरोह अवरोह और आंगिक क्रियाओं के अनुसार भाव को ग्रहण करना। बच्चों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर उन्हें बल देना है, कहाँ पर सुर का आरोह रखना है, अवरोह रखना है, आंगिक क्रियाएं जो कर रहे हैं उसके अनुसार उनको ही भाव ग्रहण कर सकें। इसके अलावा आता है मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, व्यंग्यात्मक जैसी स्थितियां हैं, उनकी स्थिति के अनुसार ही भाव ग्रहण करता। अगर खुशी का मुहावरा है तो खुशी के भाव ग्रहण करें, अगर गम का मुहावरा है तो गम के भाव ग्रहण, जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार ही अर्थ ग्रहण करें। इसके बाद में आता है आलंगिक सौंदर्य के अनुसार भाषा भाव को ग्रहण करना है। जो अलंकार में कौन सा सौंदर्य है, किस तरह सा भाव है, उसके अनुसार उसको ग्रहण करना। वीर रस है और या फिर कौन सा रस है,
श्रृंगार रस है आदि। इसके बाद में आता है अशुद्ध उच्चारित त्रुटियों को पकड़ना। अगर कोई उच्चारण में गलती हो गई है, त्रुटियां हैं, उनको पकड़ में भी आने की योग्यता होनी चाहिए बच्चों में। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के विचारों को तटस्थ रूप में सुनना। अगर कोई बात पे प्रतियोगिता सुन रहे हैं तो चाहे वो पक्ष से संबंधित हो या विपक्ष से हो, उनको तटस्थ भाव से ही उसको उन पूरी प्रक्रिया को सुनने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए। अब हम दूसरे पे देखते हैं कि दूसरी योग्यता है बोलने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, है ना। तो बोलने की योग्यता में अगर हम देखें तो देखा जाए तो जीवन में बोलने का भी महत्व है, वो सुनने से कभी कम नहीं होता है। जितने भी मनुष्य क्रियाएं करता है उसमें बोलना भी एक बहुत बड़ी योग्यता माना जाता है। बोलने के लिए मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसके कई रूप माने जाते हैं या कई तरह का व्यक्ति बोलता है, जैसे वार्तालाप द्वारा बोलता है, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा बोलता है, भाषण प्रवचन के द्वारा बोलता है, चर्चा या संवाद के द्वारा भी बोलता है, कविता पाठ करता है, वर्णन विवरण आदि के माध्यम से वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अब आता है विषय, यानी कौन कौन से विषय हैं जिनके माध्यम से बोलने की योग्यता का विकास होता है। पहले सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, शैक्षिक है, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित विषय हैं और महापुरुषों के जीवन से संबंधित विषय हैं और स्व अनुभव विषय, यानी कि अपने अनुभवों पर आधारित विषय। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उसकी अपनी यात्रा के भ्रमण बताएं, कि जो उसका एक्सपीरियंस है वो बताएगा। किसी घटना का वर्णन कर रहा है, उससे संबंधित घटना का बताएगा। किसी मेले या उत्सव में गया है तो उस घटना का वर्णन करेगा, या फिर प्रकृति का वर्णन करना है, उसे खेल का वर्णन करना है। सारे जो वर्णन है वो स्व अनुभव पर आधारित होते हैं। इसके अलावा सरल वैज्ञानिक विषय भी होते हैं। इसके आधार से भी बच्चे के अंदर बोलने की योग्यता का विकास किया जाता है। अब हम बात करेंगे अपेक्षित योग्यता, यानी कि बोलने की योग्यता है कौन कौन सी जो है उसके अंदर बच्चों में आनी चाहिए। तो बालक शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ बोल सके। दूसरी बात यह है कि अर्थ को के अनुसार ही वो उचित आरोह और अवरोह सहित बोल सके। उच्चारण और लहजे में उसके जो स्थानीय भाव हैं, ग्रामीण बोली है, स्थानीय भाव बोलियां हैं, उनका प्रभाव उसके बोलियों पर, उसके उच्चारण पर ना पड़े। बोलते समय उसमें स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करे और स्वाभाविकता हो। इसके अलावा प्रसंग के अनुकूल ही शब्दों का चुनाव करे, मुहावरों का प्रसंग के अनुसार ही प्रयोग करे और अपने कथन को दृष्टांत यानी उदाहरणों के द्वारा अधिक रोचक और आकर्षक बना सके। और अगर प्रतिपक्षी के मत का हो तो तर्क सहित अगर खंडन करता है तो तर्क सहित खंडन करे और साथ साथ में अपने मत को भी बड़े साहस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में प्रतिपादित कर सके। अब तीसरी योग्यता आती है कि पठन योग्यता, यानी कि एबिलिटी ऑफ रीडिंग। तो पठन योग्यता के अंतर्गत 3 प्रकार की योग्यताओं का समावेश किया जाता है। एक तो है सामान्य पठन योग्यता, दूसरा है बोधगम्यात्मक पठन योग्यता और तीसरा है समीक्षात्मक पठन योग्यता। तो पहले यह है कि सामान्य पठन योग्यता की बात करेंगे। इसमें निबंध है, संस्मरण है, शब्द चित्र है, नाटक है, एकांकी है और संवाद है, कहानी है, चरित्र प्रधान वातावरण या फिर प्रधान या समस्या प्रधान, वातावरण प्रधान हो या समस्या प्रधान हो या चरित्र प्रधान हो, किसी प्रकार की कहानी हो सकती है। उपन्यास हैं, चाहे सामाजिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं। कविता है वो खड़ी बोली भी हो सकती है, ब्रज भाषा में भी हो सकती है, अवधी में या मैथिली में भी हो सकती है। अब इसके अंतर्गत अपेक्षित योग्यताएं बच्चों में क्या क्या विकसित की जा सकती हैं। तो सामान्य अगर हम देखें तो सामान्य पठन योग्यता के अंतर्गत तो स्पष्ट उच्चारण के साथ वो पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है उन्हें सभी प्रकार के विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है भाव और अवसर के अनुसार ही उनको पढ़ने की योग्यता का विकास होना चाहिए। अगर हम बोधगम्यात्मक पठन की बात करते हैं तो ऐसे में अपेक्षित योग्यताओं में से ये योग्यताएं चाहिए, जो भी पढ़ा है उन्होंने पठित सामग्री है उसका केंद्रीय भाव वो ग्रहण कर सकें और साथ साथ में तथ्यों और भावों और विचारों का चुनाव कर सकें और उनको सारांश भी बता सकें। पठित सामग्री का उपयुक्त कठिनाइयों को सामने रख सकना। और फिर तीसरा आता है समीक्षात्मक, यानी कि समीक्षात्मक पठन में देखा जाए तो भावपूर्ण मार्मिक स्थलों की पहचान कर सकें। प्रस्तुत पाठ्य वस्तु की तुलना पूर्व पठित पहले से जो पढ़ चुके हैं ऐसी वस्तु से कर सकें और भाषा की विशेषताओं को भी वो पहचान सकें और जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर जो भी उन्होंने पढ़ा है उसकी समीक्षा कर सकें और साथ साथ में उन्हें सौंदर्य बोध तथ्यों की जानकारी भी होना चाहिए, सौंदर्य तथ्यों का भी बोध होना चाहिए। चौथा आता है लिखने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ राइटिंग। तो लेखन के बिना भाषा की योग्यता को पूरा नहीं
किया जा सकता है। तो लेखन के कई रूप होती हैं। पहला तो इसमें हम देखते हैं लेखन के रूपों में तो दो है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित लेखन कार्य और दूसरा आता है मौलिक लेखन। तो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित लेखन कार्य में अगर देखें तो पत्र लेखन, सबसे पहले पत्र लेखन की जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, अभिनंदन पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, बधाई पत्र हैं, विदाई पत्र हैं, विशेष पत्र हैं, व्यावसायिक पत्र हैं और संपादकीय पत्र हैं। ये सारे जितने पत्र हैं एक दूसरे से भिन्न रूप में लिखे जाते हैं और बच्चों को इन सब में क्या अंतर है, किस तरह से इनको लिखा जाना है, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सारांश लेखन, यानी सारांश अगर देखें तो जो भी पढ़ी हुई कहानी है, लघु उपन्यास है, निबंध है, जीवन चरित्र है, अपठित गद्यांश है या पद्यांश है, उसका सारांश लिखना आना चाहिए। भाषण का सारांश लिखना आना चाहिए, भाषण के नोट्स बनाना आना चाहिए, भाव संक्षेपण करना आना चाहिए, समाचारों की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करना उनको आनी चाहिए। तीसरा आता है व्याख्या। व्याख्याएं जब दी जाती हैं तो उसमें प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या वो कर सकें, ऐसी क्षमता उनमें होनी चाहिए। पठित जो गद्यांश है, पद्यांश है, उसकी भी व्याख्या करना उन्हें आना चाहिए। चौथा इसमें निबंध लेखन आता है। अब निबंध जहाँ आता है तो आंखों देखी घटनाओं का निबंध किया जाता है, दूसरा घटना के कारणों पर प्रकाश डालने का। तो दोनों प्रकार के निबंधों में अंतर भी आना चाहिए और किस तरह से निबंध लिखना है ये उनको आना चाहिए। कहानी, एकांकी और जीवनी लेखन, अगर इस पे देखें तो जो भी शीर्षक दिया गया है उस शीर्षक की रूपरेखा पर उन्हें कहानी लिखना आना चाहिए और साथ साथ में अगर एकांकी है तो उसकी रचना करना आना चाहिए। कहानी के दृष्टों में बांटकर संवाद के रूप में उसको प्रस्तुत करने की योग्यता भी उनमें होनी चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे इसमें मौलिक लेखन की। और मौलिक लेखन में अगर देखा जाए तो समसामयिक विषयों पर, साहित्य की विभिन्न विधाओं पर लिखना आना चाहिए उन्हें। विद्यालय की पत्रिकाओं के लिए भी उनको लिखना आना चाहिए। कहानीकारों की समीक्षा करना भी आना चाहिए। और लिखने की योग्यता अगर देखा जाए तो इसमें बच्चों में निम्नलिखित आती है। पहले तो उचित लिखावट का प्रयोग करना आना चाहिए और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग वो कर सकें, शुद्ध रूप से विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकें और शुद्ध व्याकरण संबंधित भाषा का प्रयोग कर सकें। देखिए बच्चों, हमने आपको जो आगे जो वीडियो देंगे उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, सविता एजुकेशन एकेडमी, और ऐसे आगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।